तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वैगमा द डीमन जो होता है वो हमारे सोमा को मारने के लिए हाकूर में पहुंच चुका है। लेकिन वहां पर आने के बाद वो लड़का जो कि हमारे सोमा के साथ बैठा होता है, लड़कियों के शूलेसेस बांधने वाला, वो वहां पर अपनी तलवार उठाता है और सोमा की तरफ आगे करते हुए उसकी बॉडी में दंसा देता है। लेकिन सोमा उसकी तलवार को पकड़ लेता है। सॉरी सोमा नहीं, वो वैगमा। तो वैगमा उसकी तलवार को वहां पर पकड़ लेता है। इसी के साथ ही वैगमा अपनी बॉडी के अंदर से पॉइजन को रिलीज करता है। जब वो पॉइजनस गैस को रिलीज करता है तो हमारा जो हीरो होता है, साइड हीरो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसका नाम बायरियो होता है। बायरियो यहाँ पर उसके अटैक को नॉलिफाई कर देता है, उसके पॉइजन के अटैक को, उसके पॉइजन के साथ वो हिट नहीं होता, जिसकी वजह से वैगमा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही स्पेशल इंसान हो, तुम कोई आम से बंदे नहीं हो। जहाँ पर हमें एक स्टील ड्रैगन स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है, एक स्पेशल टेक्निक जिसे स्टील ड्रैगन स्वॉर्ड कहा जाता है। स्टील ड्रैगन स्वॉर्ड एक ऐसी टेक्निक है, अगर 10 लोगों को इस तलवार की टेक्निक को चूज करने का मौका मिले तो 10 के 10 इसी को टेक्निक को चूज करेंगे, यानी कोई भी यहाँ पर किसी दूसरी टेक्निक को चूज नहीं करेगा। लेकिन 10 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा होगा जो कि इसको सीख पाएगा। ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक जो है इसके काफी सारे लेवल्स हैं और उसके लेवल्स इतने पावरफुल है कि इन लेवल्स के साथ आप जैसे जैसे लेवल्स को बढ़ाते जाएंगे इसका स्ट्राइक लेवल बढ़ता जाएगा और इसके साथ आपको श्योर विक्ट्री मिलेगी अगर आप इसकी टेक्निक्स को करेक्टली सीख लेते हैं। जहाँ तक कि आप पूरे के पूरे माउंटेन्स को काट सकते हैं, जहाँ तक कि आप लाइटनिंग को भी काट सकते हैं। लेकिन इस तलवारबाजी की टेक्निक को जिस बंदे ने बनाया था, टाइशान स्वॉर्ड एम्परर, उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को कंप्लीटली मास्टर कर पाया हो। हमारा जो एरंड बॉय जो कि लड़कियों के तस्मे बांधता है, इसका नाम बायरियो है और बायरियो जो है इसने इसी स्टील ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। और यहाँ पर हमारे बायरियो की बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं। तो नेक्स्ट सीन यहाँ से हमें डायरेक्टली गैंगनम सिटी का दिखाया जाता है। गैंगनम सिटी में एक बंदे को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा अमीर आदमी था। इतना अमीर आदमी था कि उसे गोल्ड मास्टर भी कहते हैं, यानी कि उसके पास वो इतना सोना था कि उसका पूरे का पूरा चैम्बर सोने से भरा हुआ था। बंदे की फैमिली गैंगनम सिटी की 5 महान फैमिलीज में से एक फैमिली थी, यानी कि सबसे ज्यादा अमीर फैमिली से किंग ऑफ गोल्ड भी कहा जाता था और इसका नाम ओ मैन सैंग था। ओ मैन के घर में कोई बच्चा नहीं था और काफी उम्र गुजरने के बाद, यानी कि जब वो तकरीबन बुढ़ा हो चुका था, उस वक्त उसे जाकर एक बेटा मिला। लेकिन उसका बेटा यानी बायरियो वो बहुत ज्यादा कमजोर था। उसने अपने बच्चे का नाम बायरियो रखा। वो बच्चे को उठाता और कहता है कि इतना कमजोर क्यों है, और उसके बाद से उसने कहा कि मुझे अपने बच्चे को बेहतर बनाना है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा उदास रहने लगा और साथ ही वो काफी ज्यादा परेशान भी रहता था। उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया और उनको अपने बेटे को चेक करवाया और उनसे कहा कि मेरे बेटे को ठीक करो, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बाकी के सेहतमंद बच्चों की तरह हो। एक हकीम ने उसे आकर कहा कि तुम्हारा बेटा अभी जिंदा है लेकिन अगले साल जब मर जाएगा। सैंग ने उसी वक्त अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि मेरे पास जितना पैसा है मैं सारे का सारा पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, लेकिन मुझे दुनिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन चाहिए, दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर चाहिए, मैं अपने बच्चे को जिंदा रखना चाहता हूँ। सभी लोग उसके लिए मेडिसिन और डॉक्टर्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उससे अगले साल जब बेटा उसका 1 साल का हुआ तो उस वक्त उसे शाओलिन टेम्पल की स्पिरिचुअल मेडिसिन दी गई। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कीमती मेडिसिन थी, जिसके बदले में उसे एक गोल्ड का बना हुआ बुद्धा देना पड़ा। लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगी मेडिसिन उसने अपने बेटे को खिलाई। जब उसका बच्चा 2 साल का हो गया उस वक्त उसे 1000 साल पुरानी जेंसिंग दी गई। वो एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन थी, 1000 पुरानी जेंसिल, ये वाली जेंसिन मेडिसिन थी। तो हालांकि काफी ज्यादा पावरफुल, काफी ज्यादा महंगी मिली, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने बेटे को खिलाई। और जब उसका बेटा 3 साल का हो गया तो उसने बायरियो को एक 100 साल पुराने ओल्ड बेल्बुअस हर्ब खिलाई। वो भी बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कीमती हर्ब थी, जिसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो बायरियो जब जब वो मेडिसिन खाता रहता उसकी जो तबीयत थी वो ठीक रहती, यानी कि वो ठीक रहता और उसके बाद फिर से वो कमजोर होना शुरू हो जाता। जब बायरियो 7 साल का हो गया तो 7 साल का होने पर उसे रेड बैम्बू और उसके साथ साथ स्नो लोटस, वो भी एक स्पेशल मेडिसिन और हर्ब्स थी, वो उसे खिलाई गई। यहाँ तक कि उसने एक स्पेशल मेडिसिन जिसको ब्लड ग्रेप्स कहा जाता है वो भी खा ली, जो कि मुर्दे को भी जिंदा कर सकती हैं। और जब वो 10 साल की उम्र का हुआ था उसने तब ये ब्लड ग्रेप्स को खाया था। पर उसी हकीम को दिखाते हैं, उस हकीम ने जिसने कहा था कि 1 साल के बाद जब मर जाएगा वो वापिस आता है और आकर उसके बाप से कहता है कि ओ मैन, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बेटे को मेडिसिन खिलाना बंद करना होगा। अब ये बिल्कुल ठीक है, अगर तुम इसे मेडिसिन नहीं भी खिलाओगे तब भी ये जिंदा बच जाएगा। ओ मैन सैंग जो था वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा हेल्दी देखना चाहता था। इसी वजह से उसने हकीम की बात को अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया और अभी भी उसे बहुत सारी मेडिसिन खिला रहा था, क्योंकि उसके पास जो पैसा था उसने सारे का सारा जाया कर दिया। उसके पास जितना गोल्ड था वो सारा मेडिसिन के ऊपर खर्च कर दिया और अब उसके पास सिर्फ आखिरी कुछ प्रॉपर्टीज बचती हैं। उसे कहा जाता है कि नदी के किनारे का सिर्फ एक प्रॉपर्टी को, एक प्लाट का टुकड़ा बचा है और बाकी सब कुछ हमने बेच दिया है तुम्हारे बेटे के लिए मेडिसिन लाने के लिए। ओ मैन सैंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, वो आखिरी टुकड़ा रहने दो और बाकी का सब कुछ बेच दो। फाइनली जब बायरियो 15 साल का हुआ तो बायरियो के हाथ में 2 चीजें लगी, 2 ऐसे डैन लगे, यानी 2 कोड लगे, जो कि एक में उनमें से एक जो था वो 1000 साल पुराने ड्रैगन का था जो कि हॉट स्प्रिंग्स में रहता है और दूसरा 1000 साल पुराने सेंटीपीड का था जो कि आइस वॉल्स में रहता है। पता नहीं बायरियो के हाथे ये दोनों पिल्स कहां से आई, लेकिन वो दोनों पिल्स उसके सामने पड़ी होती हैं। दोनों पिल्स, एक आइस स्पिरिट पील है और दूसरी फायर स्पिरिट पील है, और दोनों पिल्स को वो एक साथ खा जाता है। जैसे वो दोनों पिल्स को एक साथ खाता है तो इन दोनों पिल्स को एक साथ खाना बिल्कुल भी मना है। बॉडी जो है वहां पर चेंज होना शुरू हो गई।
जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन फैल रहा हो और उसका गला जो है वो यहाँ पर दब रहा होता है, उसे सांस नहीं आ रहा होता और वो जल्दी से भागता हुआ पानी की तरफ जाता, कहता मुझे पानी चाहिए। उसका बाप और बाकी के सभी लोग वहाँ पर जो नौकर होते हैं वो भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि बायरू को क्या हुआ, यंग मास्टर बायरू ये पानी की तरफ कहाँ पर जा रहा है। तो बायरू जाकर पानी के अंदर लेट जाता है। जब वो पानी के अंदर लेटता है तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी हीट निकल रही होती है, इतनी हीट निकल रही होती है कि उसके आसपास का जितना पानी होता है सारा इवेपोरेट हो रहा होता है। तो सभी देखने वाले हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं अचानक से यंग मास्टर को क्या हुआ, इसके आसपास जितना पानी है वो सारे का सारा बॉयल होता जा रहा है। 5 दिन तक हमारा बायरू वहीं पर पानी के अंदर पड़ा रहता है और 5 दिन के बाद आसपास के झरने का जितना पानी होता है सारे का सारा सूख जाता है उसकी बॉडी के अंदर से हीट निकलने की वजह से। उसके बाद क्या होता है, उसकी बॉडी में एक नया चेंज आता है कि वहाँ पर आसपास में जितना पानी होता है वो सारे का सारा बर्फ बन जाता है। कि बायरू ने यहाँ पर 2 पिल्स खाई थी, एक फायर वाली पिल और एक आइस वाली पिल, तो दोनों का इफेक्ट यहाँ पर अलग अलग होता है। मैन सैंग जो होता है वो कहता है कि जाओ जल्दी जाकर बर्फ को तोड़ो, मेरे बेटे को अंदर से बाहर निकाला। तो वो लोग जाकर उस बर्फ को तोड़ना शुरू करते हैं। तो वहाँ पर जब बर्फ को तोड़ते हैं तो बर्फ को तोड़ने के बाद देखते हैं कि बायरू की बॉडी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। पहले जब वो यहाँ पर एक बहुत ही मोटा और भद्दा सा लड़का था, लेकिन अब वो एक बहुत ही हैंडसम और क्यूट सा लड़का बन चुका होता है कि उसने यहाँ पर फायर और आइस को खाया था, यानी कि जिन और जैंग को 2 पिल्स को खाया था। इसकी वजह से उसकी जिन और जैंग बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस हो चुकी थी और अब यहाँ पर वो बिल्कुल एक रीबॉर्न पर्सन बन चुका है। लेकिन रीबॉर्न होने के बावजूद अब वो एक बहुत ही गरीब लड़का है, क्योंकि उन लोगों के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक झोंपड़ी होती है। नदी के किनारे एक झोंपड़ी में वो दोनों बाप बेटा बैठे होते हैं। तो मैन सैंग अपने बेटे को बता रहा था, क्या तुम्हें पता है कि हमारे गरीब होने की वजह क्या है? हमारे गरीब होने की वजह तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है कि हम लोग इतने ज्यादा गरीब हो गए हैं। कभी मुझे किंग ऑफ गोल्ड कहा जाता था, मेरे एक दराज में इतना सोना पड़ा होता था कि तुम यहाँ पर सोच भी नहीं सकते, लेकिन अब देखो यहाँ पर हम लोग बैठे आलू खा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, यानी कि तुम जाओ जाकर काम करो, पैसे कमा कर लाओ और मुझे भी साथ में खिलाओ, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो अपने बाप की बातें सुन रहा था। इसी के साथ ही बाहर से आवाज आती है, कोई कहता है क्या मैन सैंग यहाँ पर है? तो वहाँ पर एक मास्टर आता है जो कि म्यूरियम के 12 मास्टर्स में से एक है। तो मास्टर डाइहो जैसे वहाँ पर आते हैं तो ओमैन सैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे दोस्त फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। तो वो उसे वहाँ पर वाइन पिलाते हैं और उसके साथ बैठे होते हैं और उसके साथ बातें कर रहे होते हैं। जबकि मास्टर डाइहो से कहते हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे ने आइस पिल और फायर पिल दोनों को एक साथ निकल लिया था और 10 दिन तक वो वहाँ पर पानी के अंदर पड़ा रहा था। ये वाकई में काफी ज्यादा कमाल की बात है, क्योंकि अगर इन दोनों पिल्स को एक साथ निकल लिया जाए तो इसके साथ बॉडी स्वेल हो जाती है और बॉडी फट जाती है। लेकिन तुम्हारा बेटा वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है। तो वो उसी के बेटे की तरफ ही देख रहा होता है। वो जब उसे देख रहा होता है तो उसी साथ ही उसका बाप उसे बताता है, क्योंकि मेरे बेटे ने बचपन से जब ये पैदा हुआ है तब से लेकर अब 15 साल की उम्र तक मैं इसे बहुत सारी रेयर हर्ब्स और जड़ी बूटियां खिलाता रहा हूँ, जिसकी वजह से इसकी बॉडी बहुत ज्यादा बैलेंस हो चुकी है। तो मास्टर डाइहो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि इसकी बॉडी बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है, यानी कि इसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट जिन और जैंग वाली बॉडी। ऐसी बॉडी मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो वो उसे कहते हैं, क्या तुम इसे यहाँ पर कोई मार्शल आर्ट सिखाना चाहते हो? अगर सिखाना चाहते हो तो तुम इसे मुझे सौंप दो, यानी कि मेरा स्टूडेंट बना दो। लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल मार्शल आर्ट्स है, एक तलवारबाजी की टेक्निक है जो बहुत ज्यादा महान लोगों के लिए है, लेकिन इस टेक्निक को सीखने के दौरान ये मर भी सकता है। तो उसके फादर कहते हैं, कोई नहीं, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। उसके बाद मास्टर डाइहो बायरू को अपने साथ लेकर एक बड़ी चट्टान के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं, यहाँ पर देखकर तुम्हें क्या लगता है? तो बायरू नीचे की तरफ देखता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा गहरा है, तो यहाँ पर इवन मैं यहाँ पर नीचे की तरफ देख भी नहीं पा रहा। तो मास्टर बायरू से कहते हैं, पर 10 लोग जो नीचे गिरते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही बाहर निकल पाता है और बाकी सभी लोग मर जाते हैं। मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर 5 दिन तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो महाराज बायरू उनकी तरफ देखता और कहता है कि मास्टर डाइहो, इस बात का क्या मतलब है? और इसी के साथ ही मास्टर डाइहो जो होते हैं उसे किक मारते हैं और वहां पर नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं, अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहे तो बाहर आना और उसके बाद आकर मुझे अपना मास्टर कहना और मैं तुमसे बात करूंगा और तुम्हें कुछ सिखाऊंगा भी, लेकिन फिलहाल के लिए तुम जाओ और जाकर नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। और बायरू ऊपर से नीचे की तरफ चिल्लाता हुआ नीचे गिर जाता है। उसके बाद होता है कि बायरू जो होता है वो 5 दिन के टाइम लिमिट के अंदर अंदर वहां पर उस माउंटेन को चढ़कर ऊपर आ जाता है और उसके मास्टर जो होते हैं वो उसे वहां पर टेक्निक सिखाना स्टार्ट करते हैं। उसे वो थंडर स्टील स्वर्ड सिखाते हैं। वो ये वाली टेक्निक उसे सिखाते हैं और उसे बताते हैं कैसे तुम्हें इस टेक्निक को परफॉर्म करना है। स्टील ड्रैगन स्वर्ड, यानी कि ये बहुत ही स्पेशल टेक्निक है और इसके सिर्फ और सिर्फ 3 ही मूव जो है वो मास्टर कर पाया है। इसके टोटल 8 मूव है, लेकिन 8 मूव्स को अभी तक किसी ने भी मास्टर नहीं किया। यहाँ पर हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर बायरू जो होता है अपने पहले मूव को यूज करने लगा है। बायरू कहता है स्टील ड्रैगन स्वर्ड फर्स्ट मूव। तो दूसरी तरफ से जहाँ पर वेगमा ने उसके हाथ में अपनी तलवार को पकड़ा होता है, तलवार उसके हाथ से निकलती है और इसी के साथ ही वो उसके बाजू को काट देता है, यानी कि हमारा जो बायरू होता है वो अपनी तलवार से वेगमा के एक बाजू को काट देता है और वेगमा भी इस बात से काफी हैरान होता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। वेगमा जब वहाँ पर अपने कटे हुए बाजू को पकड़कर खड़ा होता है, इसी के साथ ही हमारा बायरू जो होता है वो जल्दी से जंप करते ऊपर की तरफ जाता है और अपनी स्टील ड्रैगन स्वर्ड टेक्निक को यूज करते हुए उसकी गर्दन काट देता है। वो उसकी गर्दन काट देता है और साथ उसे अपने बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को वैसे पता तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं इस वक्त म्यूरियम का सेपरेट यूनिट का कैप्टन हूँ, मेरा नाम कैप्टन बायरू है।
तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।